मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई कुंडली पर आपको जो तकलीफ आ रही है, जो परेशानी आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगा है, क्योंकि आपका कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरी ज्ञान वृद्धि में सहायक होगा। दर्शकों, आज हम विचार करते हैं एक पुरुष जाति की कुंडली में, जो कि परेशान हो रहा है, विवाह भी नहीं हो रहा, दिक्कतें आ रही हैं, कई किस्म की परेशानी आ रही हैं, शिक्षा भी उसने ग्रहण की, लेकिन रोजी रोटी के नाम पर बात नहीं है। उससे पहले हम आज विचार करेंगे द्वादश भाव। द्वादश भाव क्या है? जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों का महत्व है, उसी प्रकार द्वादश भाव का भी महत्व है। मैं हमेशा बताता हूं कि ये कुंडली के 12 भाव है। ये लगन लग्नेश का भाव है, जो कि स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का भाव है, और वाणी का और कुटुंब का भाव है। तीर्थ भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान के सुखों का भाव है। पंचम भाव बुद्धि शिक्षा विवेक का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है। तीर्थ यात्रियों का भाव तीर्थ का भाव है। दसम भाव आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सम्मान प्रतिष्ठा और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, और आप किस सोसाइटी में रहते हैं वो भी दर्शाता है। द्वादश भाव, जिसका कि आज हम आपको विशेष व्याख्या बताएंगे। द्वादश भाव दर्शकों, किसी भी कुंडली में 3 भाव त्रिक भाव होते हैं। छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इनको त्रिक भाव कहा गया। साधारण तौर पर अशुभ भाव कहा गया। क्यों? छठा भाव रोग शत्रु का है, कौन चाहेगा रोग शत्रुओं से पंगा लेना। अष्टम भाव कष्ट और आयु और मृत्यु का भाव है, कौन चाहेगा। और द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है, और सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। हम साधारण तौर पर यह कह देते हैं कि खर्च का भाव है। द्वादश भाव व्यय का भाव है, जातक के व्यय को दर्शाता है। कोई भी जातक, जो भी जातक ने अनेक वस्तुओं को प्राप्त किया होता है, लेकिन मुख्य रूप से शरीर को प्राप्त किया है। कोई भी जातक जन्म लिया है उसने, तो मुख्य रूप से उसने शरीर को पाया है। वह कैसे समाप्त होगा, किस तरीके से समाप्त होगा, या आगामी जीवन में वह क्या बनेगा, इसकी जानकारी भी हमको द्वादश भाव से होती है। केवल संचित धन अथवा आमदनी को वह ही नहीं दर्शाता, जैसे कि प्राय हम बता देते हैं कि द्वादश भाव खर्च का भाव है। ज्योतिष का एक मौलिक सिद्धांत है कि प्रत्येक भाव से द्वादश भाव उस भाव का खर्च का भाव है। जैसे ये लगन है तो उसका द्वादश भाव खर्च का भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है तो ये उसका द्वादश भाव आ गया। तो हरेक मौलिक सिद्धांत है, हरेक भाव से जो द्वितीय भाव है उसका खर्च का भाव है, और हरेक भाव से द्वादश भाव खर्च का भाव है, और हरेक भाव से द्वितीय भाव उसका धन भाव होता है। इस भाव से, द्वादश भाव से नेत्र पीड़ाएं, दृष्टि, अनायास धन की हानि, राजकीय दंड, सेवा सुख, जो कि हम हमेशा बताते हैं खर्च और सेवा सुख, पत्नी के साथ सेवा सुख, शत्रु का विरोध, विपत्तियां, पैर का कटना, मरने के बाद गति या मोक्ष कहां आदि का ज्ञान दिया जाता है। यह त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। इसमें ग्रह भी अशुभ फलदाता बनता है। इस ग्रह का स्वामी जो भी राशि होगी वह द्वादश होता है। वह जहां पर भी होगा कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देगा, और इस भाव में आकर के दूसरा ग्रह भी वो अपना शुभता को छोड़ देता है। कोई भी ग्रह आएगा यहां पर अपनी शुभता को भूल जाता है। मतलब कहने का मतलब इसमें अशुभ फलदाता बनते हैं। हाँ, शुक्र अगर शुभ स्थिति में हो
तो द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, वो लगन की स्थिति के ऊपर आधारित है। तो मैंने आज आपको द्वादश भाव क्या है आपको विस्तृत तो नहीं, लेकिन जैसा वीडियो में बताया जा सकता मैंने उतना बताने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे जातक के द्वादश भाव की अनूठी व्याख्या मैंने आपको बता दी। जीवन साथी का सुख नहीं, दुष्प्रकृति दूषित जलपान ग्रहण करने वाला संघर्ष में जीवन होता है। जातक का जन्म 9 जनवरी 1994 कृष्ण पक्ष द्वादशी ज्येष्ठाचरण 1 रविवार को हुआ। दर्शकों, ज्येष्ठाचरण 1 बड़े भाई के लिए अशुभ माना गया है। अशुभ का मतलब है उसकी प्रवृत्ति को रोक देता है। आप साधारण तौर पर रखो, बड़े भाई के लिए अशुभ उसकी प्रवृत्ति को रोक देता है। इसकी ये मूल गणमूल नक्षत्र माना गया है। इसकी जन्म के 27वें दिन दोष निवारण कर लेने से अच्छा रहता है। जातक का जन्म मकर लगन में हुआ। मकर लगन के 13 डिग्री है। द्वितीय भाव में लग्नेश शनि 4 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में केतु 6 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में गुरु द्वादश भाव का और तृतीय भाव का स्वामी 17 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में नीच राशि में चंद्रमा 18 डिग्री है। राहु 6 डिग्री है। राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। द्वादश भाव में बुध 28 डिग्री है। सूर्य 24 डिग्री है। शुक्र 22 डिग्री है। मंगल 21 डिग्री है। मंगल शुक्र बुध अंशों में अस्त है, लेकिन यह है कि भाई ग्रह है उनका जो स्थिति का जो व्यक्तिगत जो थोड़ा बहुत प्रभाव है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन साधारण तौर पर यह किया जाएगा अगर जो ग्रह अस्त है वो प्रभावहीन ही है। लेकिन अस्त हो जाने के बाद जैसे हमको सूरज अस्त हो जाता है थोड़ी सी लाइट नजर आती है, आप इस तरह से समझो, नहीं तो साधारण तौर पर ज्योतिष में यह कहा जाता है प्रभावहीन है। मकर लगन वालों का व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और इनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता। साधारण तौर पर इनका दांपत्य जीवन सुख में नहीं कहा जा सकता, कारण चाहे कुछ भी बने। लग्नेश द्वितीय भाव में है। लग्नेश द्वितीय भाव में साहसी होगा, राजा की भाषी ऐश्वर्यशाली होगा। ये साधारण तौर पर भाव है लग्नेश का। कोई भी लग्नेश हो अगर द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है, उसको धन की और कुटुंब की अच्छी सहूलियत मिलती है, इसलिए राजाओं जैसा होगा। आयु अच्छी होगी क्योंकि सप्तम दृष्टि से कोई भी लगन देखता है, लेकिन यहां पर शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है तो घरेलू सुखों में परेशानी देगा। और अष्टम भाव में शत्रु राशि को देख रहा है तो जीवन में कष्ट देगा। वैसे ही शनि कष्ट का दाता है, लेकिन लग्नेश है, लग्नेश संचालक है, थोड़ा सा रहम दिल भी करेगा। दसम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, यहां पर आमदनी नहीं होगी, तो शत्रु की राशि है और यहां पर शनि का भी प्रभाव आ गया, राहु का भी प्रभाव आ गया। अब आमदनी नहीं होगी, जो भी कुछ अब पैतृक से काम चलाएगा या किसी के सहारे से काम चलाएगा, आमदनी उसकी जीरो हो गई, नहीं होगी। तो ये लग्नेश का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया। और कठिनाई होगी, आमदनी में बड़ी परेशानियां होगी, वो आमदनी नहीं गिनी जाती। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। अब अगर हम देखते हैं तो अगर सूर्य यहां पर पीड़ित हो पाप ग्रह से तो विपरीत राजयोग बनाएगा। तो यहां तो शुभ वगैरह सब भी कुछ है, तो कोई विपरीत राजयोग सब भंग हो गया, किसी ना किसी प्रकार का दंड होगा, नेत्र रोगी होगा, सहवास सुख में कमी आएगी। द्वादश भाव में से कोई भी राशि हो, शुक्र सहवास सुख, सूर्य सहवास सुख देने वाला नहीं है, सहवास सुख में कमी हो। सूर्य पिता का कारक है, पिता का सहयोग में भाव होगा, आत्मा का कारक है, आत्मा भी नहीं होगी। और शत्रु से लंबे समय तक संघर्ष करेगा, क्यों नीच राशि से सूर्य देख रहा है, नीच राशि से शत्रु से लंबे समय तक संघर्ष करेगा यहां पर, तो परेशानी आएगी और जीवन में तनाव रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है, एकादश भाव में नीच राशि में राहु से पीड़ित है। मित्रों से धोखा होगा, ऐसा जातक पत्नी से भी पीड़ित होगा और जीवन भर आर्थिक अभाव भोगता रहेगा। पत्नी द्वारा आमदनी होगी, पत्नी कमाने वाली होगी और स्वयं को आप अति पीड़ित होगा। स्वयं जातक पीड़ित तो होगा, लेकिन स्वयं की आमदनी जो होगी वो नियमित होगी। पत्नी की आमदनी अच्छी हो सकती है, लेकिन चंद्रमा नीच राशि में यहां पर भी थोड़ा बहुत तो परेशानी देगा ही। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों
चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में अस्त है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी जब द्वादश में हो गया तो जितना कमाएगा उतना ही खर्च हो जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। और मंगल की चतुर्दृष्टि यहां आती है, पराक्रम में पराक्रमित होगा, लेकिन सप्तम दृष्टि यहां पर रोग शत्रु पे दबाएगी। अस्त है, मैं थोड़ा सा प्रभाव बता देता हूं। और नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है तो जीवन साथी के सुख में भी हानि करेगा, हानि करेगा। क्यों? मंगल की 60 डिग्री है, थोड़ा बहुत प्रभाव देगा तो नीच दृष्टि से हानि करेगा, दाम्पत्य जीवन में हानि करे। अब बात करें बुध की। बुध दर्शकों छठे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है और अस्त है, और 24, 28 4 ही डिग्री का है। थोड़ा बहुत समझ लो ऐसे आंख मिचौली सी कर लेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, बुद्धि कमजोर होगी, चर्म योग होंगे, जन्म स्थान से दूर होगा, भाग्य थोड़ा चमक सकता है और मानसिक रूप से परेशानी होगी। क्योंकि बुध का हम रत्न भी धारण करेंगे तो कुछ ना कुछ उसको फायदा होगा। अब आगे देखते हैं कैसे उसको थोड़ा बहुत फायदा लेने की कोशिश करेंगे। बात करें शुक्र गुरु की। गुरु तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, दसम भाव में है। व्यवसाय पक्ष में कमी, भाई बहनों का सुख, पुरुषास्त्री होगा, यानी मेहनती तो होगा, खर्च करने में ठाट बाट से चलाता है। क्यों? खर्च के भाव का स्वामी दसम भाव में होगा, चलता जीवन ठाट बाट से चलता है। पंचम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा है, कुटुंब से परेशानी होगी, कुटुंब से सप्तम दृष्टि यहां से देख रहा है तो त्रुटिपूर्ण घर की और माता की ये उसको थोड़ा बहुत सहायता मिलेगी। और नवम दृष्टि से शत्रु पक्ष में देख रहा है, उस पर प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों मकर लगन में शुक्र प्रबल योग कारक है। अगर ऐसी कुंडली में जो मकर लगन की कुंडली हो और शुक्र की अच्छी स्थिति हो तो एकदम जातक चांद पर चढ़ सकता है। क्योंकि शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, लेकिन द्वादश भाव में जाकर के अस्त हो गया। शिक्षा संतान की हानि। शुक्र खर्च करने वाला होता है, सूर्य से 2 डिग्री है, जो भी है थोड़ा बहुत जैसा भी प्रभाव देगा, साधारण तौर पर हम कह देते नहीं देता, लेकिन जो भी देगा तो खर्च अधिक करने वाला होगा, मानसिक चिंता रहेगी, शत्रु पक्ष से काम निकालेगा, जैसे भी तैसे निकालेगा, जीवन भर वो हमेशा परेशानी में ही रोता रहेगा। और शुक्र विवाह का कारक है। शुक्र जातक पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है और शुक्र सभी कन्या हो या पुरुष हो उनका दाम्पत्य सुख भोग विलास का कारक है। भोग विलास का स्थान तो है लेकिन अस्त हो गया, दुष्ट वाली बात आ गई। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों एकादश भाव में है, गुप्त युक्ति से विशेष लाभ परेशानी का सामना करते हुए कराएगा, जीवन में दुख पराक्रमी तो होगा और पंचम सप्तम दृष्टि से शिक्षा संतान आदि में परेशानी की बात बनेगी। और नौ दृष्टि से पत्नी के भाव को देख रहा है, पत्नी के सुख में परेशानी आएगी। यहां पर राहु भी पत्नी के सुख में परेशानी दे रहा है, मंगल भी परेशानी दे रहा है और चंद्रमा स्वयं नीच राशि में हो गया और चंद्रमा का नीच भंग नहीं हो रहा है। अब बात करें केतु की। केतु पंचम भाव में है, संतान पक्ष में हानि, विद्या धन में परेशानी, स्वभाव रूखा होता है, भाग्य थोड़ी बहुत देगा क्योंकि कन्या राशि को देख रहा है और लगन भाव को देख रहा तो दिमाग में तेजी होगी। ये स्थिति इस तरह से रही। अब दर्शकों यहां पर भी कालसर्प दोष बन रहा है, राहु केतु पंचम इसमें है तो आंशिक बन रहा है, गुरु बाहर है, चलो थोड़ा बहुत देगा, पदनाम में कालसर्प दे रहा, आंशिक बन रहा है, थोड़ा सा कम प्रभाव देगा क्यों राहु से गुरु के अच्छे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सूर्य बुध शुक्र मंगल ये द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में 4 ग्रह की इनकी युति है, वो तो एक अलग बात है, जब सूर्य के साथ होगा तो कोई ना कोई अस्त होगा, उनका व्यक्तिगत प्रभाव तो ग्रहों का रहेगा ही। ऐसा जातक दुष्ट प्रकृति का होता है और दुष्टों के साथ रह करके उसका आसक्त होता है, दुष्ट कामों की तरफ उसका आसक्त होता है, अशुभ कर्म करने वाला होता है और दूसरे के जलपान के ऊपर निर्भर करता है। ज्योतिष में उसे बताया है दूषित जलपान, जलपान जो दूषित हो उसका वो भोजी होता है और बड़ा क्रोधी होता है और द्वादश भाव उसकी धज्जियां उड़ गई, द्वादश भाव में पीड़ित आ गया। 4 ग्रह द्वादश भाव में फंस गए। और दूसरी तरफ से हम देखें तो दर्शकों देखो अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, थोड़ा बहुत चलो ठीक है मान लिया, सूर्य है, बुध अस्त जाकर के हो गया, भाग्य अस्त हो गया।
शुक्र अस्त हो गया, शुक्र पंचम भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी अस्त हो गया। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, आमदनी का स्वामी अस्त हो गया। तो ये सारे ही अस्त हो गए तो ग्रह बचेगा कौन? तो संघर्ष में अपने आप जीवन हो गया। और 4 ग्रह द्वादश भाव में फंस जाने से अति परेशानी वाली बात हो गई। लग्नेश द्वितीय भाव में कुटुंब का सुख तो मिल रहा है, लेकिन आमदनी का सुख नहीं रहा। तो मैंने आज आपको इस जातक की समस्या बताई। अभी शुक्र की महादशा चल रही है, लेकिन शुक्र तो अस्त है। लेकिन जो भी जातक लेकर के आया है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेके आया है। हम इस मनुष्य योनि में आए हैं तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ कुंडली को संवार सकते हैं, बदल नहीं सकते। ऐसे जातक को पित्त दोष निवारण करना चाहिए। पित्त दोष निवारण करने के बाद कालसर्प दोष निवारण करना चाहिए। और ऐसे जातक को लग्नेश का, शुक्र का, बुध का रत्न लगन में गले में धारण करना चाहिए, भागवती लॉकेट। और दोष निवारण करके ये भागवती लॉकेट यहां पर धारण करें। बुध का रत्न, शनि का रत्न और शुक्र का रत्न, तीनों रत्न धारण करें, राह आसान हो जाएगी। और कुंभ विवाह कर ले, कुंभ विवाह कर ले तो मैं कहता हूं उसकी कुछ हद तक राह आसान हो जाएगी, जीवन संवर जाएगा। अभी बहुत लंबी आयु है। यही एक उपाय है उसका जो कि वो कर सकता है और उसको कर लेना चाहिए। और गणमूल की नक्षत्र की शांति तो 27वें दिन कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाता है तो फिर भी कर ले, वो एक अधूरी अलग बात है। लेकिन ये दो दोष निवारण करके उसको भाग्यवती अगर लॉकेट पहन लेगा तो जीवन संवर जाएगा। नहीं तो दर्शकों बहुत लंबा जीवन है, बहुत ताड़नाएं मिलती हैं, कोई कहीं खड़ा भी नहीं होने देता। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं तो इस पक्ष में रहता हूं कि बिना कॉलेज कोई नॉलेज नहीं और बिना वाइफ के कोई जीवन नहीं। तो जीवन साथी जरूर चाहिए और अपना कर्म करो, फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार पुरुष की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया, द्वादश भाव की पूरी व्याख्या बताई, द्वादश भाव क्या है। और मैंने शास्त्रों के अनुसार अपने अनुभव का, मेरा एक एक शब्द शास्त्रों में है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, शास्त्रों से बाहर कहीं नहीं है। और जो मैंने कुछ अनुभव में भी देखा है, आपका मार्गदर्शन किया। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृ दोष की पूजा होती रहती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई परेशानियों के लिए वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपके पास व्हाट्सएप से भेजता है, जरूरत है फायदा उठाने की। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष से आप जुड़िए। आपको जो भी परेशानी आती है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेलीफोन से बताइए। जैसे भी आपका नंबर आएगा मैं आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको कहूंगा भाई आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।